हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस क्लास के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो थर्मोडायनेमिक और जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम के आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है कि ये सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमें इसमें डिस्कस करना है वो ये है। ये क्वेश्चन है हमारे पास और क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि दो कंटेनर हैं जिसके अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस उसमें भरी हुई है और अलग अलग मटेरियल के हैं लेकिन उनका साइज़ एक ही जैसा है। तो समान मात्रा आइस की उसमें फिल है और लेकिन मटेरियल के अलग अलग वे कंटेनर बने हुए हैं और एक कंटेनर में आइस मेल्ट होने के लिए 25 मिनट लेती है, दूसरे कंटेनर में 20 मिनट वहाँ पर लेती है। तो कहा गया है कि जो मटेरियल हैं कंटेनर के उनकी थर्मल कंडक्टिविटीज़ का रेशो क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे इसको करते हैं आइए समझते हैं। हम जानते हैं कि जब हीट किसी मटेरियल को सप्लाई की जाती है तो उसका एक्सप्रेशन ये होता है Q इज़ इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 इंटू में T अपॉन में L, या हम कहें कि के ए डेल्टा T इंटू T अपॉन में L, ये यहाँ पर ये एक्सप्रेशन होता है। तो दो कंटेनर हैं, दोनों के लिए अगर हम ये हीट यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो लिखेंगे एक के लिए यहाँ पर K1, क्योंकि सेम कंटेनर है तो ए एरिया उनके लिए एक जैसा होगा, और इसको अगले इसमें ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं Q इजिकल टू K1A डेल्टा T अपॉन एक तरीके से यहाँ पर ये L इंटू में यहाँ पर T1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं K2A डेल्टा T अपॉन में L इंटू में यहाँ पर लिख सकते हैं T2। तो ये दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि K1 T1 इज इक्वल टू K2 T2 यहाँ से लिखा जा सकता है, और K1 अपॉन K2 यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ सकता है यहाँ से T2 अपॉन T1। तो T2 एक तरीके से यहाँ पर 20 है और T1 यहाँ पर 25 है, तो यहाँ से जो इसका रेशो आएगा वो 4:5 का आ जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये क्वेश्चन को यहाँ से हल किया जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। दो शीट्स हमने यहाँ पर ली हैं अलग अलग मटेरियल की और उनको एक साथ जॉइंट किया जाता है और उनकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर दी हुई है। एक की 0.05 मीटर है, दूसरे की 0.03 मीटर है और उनकी थर्मल कंडक्टिविटीज़ भी दी है, उनकी ऊष्मा चालकता गुणांक दिए हुए हैं 0.3 और 0.4। उनको एक साथ जॉइंट कर दिया जाता है। तो जॉइंट करने पर हम देखते हैं कि उसके एक जो पहला फ्री जो सिरा है उसका 90 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है और दूसरा जो फ्री एंड है उसका 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। देन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, जो इनका जॉइंट सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या होगा वो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। तो डायग्राम से इसको समझ लेते हैं कि एक हमारे पास ये शीट है और एक का जो थिकनेस यहाँ पर दिया हुआ है वो 0.5 मीटर है और इसका 0.03 मीटर यहाँ पर थिकनेस है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी एक तरीके से 0.3 यूनिट है और इसका 0.4 यूनिट है यहाँ पर, और इसके यहाँ पर जो सिरे का टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 90 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो जॉइंट है, जो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसका टेम्परेचर क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसके लिए एक हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यही हम इसमें अप्लाई करेंगे और उसमें हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ देखते हैं कि क्योंकि हीट जब इसमें सप्लाई की जाती है दोनों ही केस में हीट यहाँ पर सेम रहेगी, तो यह हम कहें कि जो फ्लो ऑफ हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो दोनों में ही यहाँ पर सेम होगा। तो Q अपॉन T अगर हम फाइंड करें पहली शीट के लिए तो लिखेंगे यहाँ पर K1A और यहाँ पर लिखेंगे T1 माइनस T, तो एक तरीके से T1 माइनस T और अपॉन में यहाँ पर इसकी थिकनेस आ जाएगी 0.5 बराबर लिखेंगे K2A और K1 और K2 भी हमें यहाँ पर गिवन है और इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर T माइनस 10 ये लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये T1 माइनस T मीन्स 90 माइनस T यहाँ पर ये लिखा जाएगा अपॉन में जो इसकी थिकनेस है ये 0.03, ये यहाँ पर 0.05 है, एक तरीके से 0.05 मीटर यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर K1 और K2 भी यहाँ पर गिवन है और एरिया तो
दोनों के लिए ये सेम ही होगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हम यहाँ से टी सोल्व करेंगे तो इसका निकल के आएगा यहाँ से अराउंड 34.83 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम यहाँ से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। इसमें हीट एंड थर्मोडायनामिक्स संबंधित एक आइडियल इंजन दिया हुआ है जो दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है, 127 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इन टेम्परेचर्स को डबल कर दिया जाए तो जो इंजन की एफिशिएंसी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो ये करते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस में T2 अपॉन T1 यहाँ पर यूज़ करते हैं। T2 एक तरीके से ठंडी बॉडी का टेम्परेचर है और T1 यहाँ पर हॉट बॉडी का टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जो हम टेम्परेचर यूज़ करने हैं उनको हम केल्विन में यूज़ करेंगे, यानी कि जो T1 यहाँ पर ये है अगर इसमें अप्लाई करें तो 1 माइनस एक तरीके से यहाँ पर जो T2 हम यूज़ करेंगे 27 प्लस में 273 इसमें ऐड कर देंगे और 127 में भी हम 273 यहाँ से ऐड हम यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरह से ये केल्विन में बदल जाएगा और इसकी जो एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आएगी वो हम देखते हैं कि 0.25 निकल के यहाँ से आती है, या हम कहें कि अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 25% यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकल के आती है। अगर हम इन टेम्परेचर्स को डबल कर दें तब जो इसकी नई एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आती है तो वो क्या निकल के आएगी 1 माइनस एक तरीके से जब इनको हम डबल करेंगे 127 को जब डबल करेंगे तो यहाँ से ये निकल के आएगा तो जब इनको डबल करेंगे तो T2 यहाँ पर 327 हो जाएगा और T1 यहाँ पर एक तरीके से 527 हो जाएगा, उसमें 273 भी ऐड करेंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 0.38 आती है, या हम कहें कि 38% के आसपास इसकी एफिशिएंसी निकल के आती है। यानी कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस जो इंजन का है उसको बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा कर दिया जाए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन आइडियल गैस फर्स्ट कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड अगेन compressed adiabatically up to the same volume, if then we have to find that in which process we need more pressure, किस में सबसे ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी और किस which one has the more work, और किस में हमें एक तरीके से कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। दो ग्राफ इसमें हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। पीवी डायग्राम अगर मैं यहाँ पर डोट करूँ, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है यहाँ पर, और सेम वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है और एक ये है और एक यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर इसको ए बी एक प्रोसेस है और दूसरा फिर से ये ए और ये सी प्रोसेस है। एक बार इस प्रोसेस से उस गैस को कंप्रेस, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर कम हो रहा है इस तरह से, तो गैस को कंप्रेस किया जा रहा है और एक यहाँ तक हमने किया है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखें ये प्रेशर एक तरीके से P1 है और यहाँ पर अगर प्रेशर की बात करें तो वो P2 है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें एक तरीके से कम प्रेशर की ज़रूरत पड़ रही है और यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर आइसोथर्मल कौन सा होगा, एडियाबैटिक कौन सा होगा, पहले उसको पहचान लेते हैं। जो जिसका स्लोप ज़्यादा हो वो एडियाबैटिक होता है। अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसका स्लोप ज़्यादा है, तो ये एक तरीके से यहाँ पर एडियाबैटिक कर्व हो गया। एडियाबैटिक कर्व यहाँ पर ये है और ये जो है ये यहाँ पर ये आइसोथर्मल कर्व है, क्योंकि इसका स्लोप कंपैरेटिवली इसमें कम है। तो ये आइसोथर्मल स्लोप है और इसमें भी वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, लेकिन प्रेशर की कम ज़रूरत पड़ रही है, इसमें प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर उसने यही पूछा था पहले पार्ट में कि किस में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर ज़्यादा लगेगा। दूसरा पूछा उसने कि किस प्रोसेस के अंदर हमें ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। कार्य एक तरीके से देखा जाता है कि जो कर्व होते हैं अगर हम उसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस कर्व की वजह से जो ये क्षेत्रफल यहाँ से कवर होता है यही उसके एरिया के बराबर होता है। लेकिन अगर हम इस वाले कर्व से देखें कि कितना क्षेत्रफल होगा तो फिर ये वाला भी ऐड हो जाएगा, तो ये सारा का सारा उसमें वर्क के बराबर होगा। तो जो एडियाबैटिक कर्व है उसके अंदर देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो कर्व है उसमें ज़्यादा क्षेत्रफल यहाँ पर कवर होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कार्य ज़्यादा होता है। तो ये पहचान सकते हैं हम कर्व की हेल्प से। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2 sheets A and B of thickness D and 2D have thermal conductivities 2K and K respectively and they are kept in contact to each other
free end of A is kept at 100 degree Celsius and free end of B is kept at temperature of 20 degree Celsius. Then calculate the temperature of contact surface. तो contact surface का हमें temperature यहाँ पर find करना है और दो हमें यहाँ पर surface एक तरह के दो यहाँ पर शीट हैं, एक ये शीट है और एक ये शीट है और यहाँ पर जो हमें गिवन है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका सरफेस है और ये जो सरफेस है इसकी 20 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर सरफेस है और जो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी दी है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है और इसकी यहाँ पर K है और जो इसकी थिकनेस दी हुई है इसकी D है और इसकी एक तरीके से 2D थिकनेस यहाँ पर दी हुई है। तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पर ये T, कॉन्टैक्ट सरफेस का हमें टेम्परेचर यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए, उसको लिखेंगे K1 A1 अपॉन में L1 प्लस में K2 A2 अपॉन में L2 और अपॉन में यहाँ पर K1 अपॉन में L1 प्लस में K2 अपॉन में L2। जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर जो एरिया है ये वाला, ये एरिया तो सबके लिए एक जैसा ही होगा। तो A1 बराबर यहाँ पर A2 है। तो जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसको लिखेंगे 2K इंटू में A अपॉन में यहाँ पर ये LD लिखेंगे यहाँ पर और प्लस में K2 क्या है यहाँ पर K और यहाँ पर क्या A होगा और L2 क्या होगा यहाँ पर 2D और अपॉन में K1 फिर से 2K अपॉन में D प्लस में K अपॉन में 2D। तो जब इसको हल करेंगे तो देखते हैं कि ये 84 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। तो कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पर 84 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऐसे हल यहाँ पर कर सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं BTE के द्वारा। तो किसी न किसी सन में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 rods of different material have their radius in the ratio 1:2. The rate of flow of heat in each rod is 10 calorie per second at same temperature gradient. Find the ratio of their thermal conductivity. तो यहाँ पर 2 rods हैं और उनके रोड्स के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो रेडियस है वहाँ पर R1 अपॉन R2 यहाँ पर दिया हुआ है। ये 1/2 एक तरीके से यहाँ पर ये है, उनका रेशो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेम रेट ऑफ फ्लो से दोनों रोड्स के अंदर हीट फ्लो हो रही है और उनके टेम्परेचर ग्रेडियंट्स भी यहाँ पर सेम है। तो उसने पूछा कि उनके थर्मल कंडक्टिविटी में जो रेशो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर फिर से हम वही क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। रेट ऑफ फ्लो का जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो है KA। तो पहली रोड के लिए यहाँ पर करेंगे कि K1 A1 और डेल्टा T अपॉन में L इंटू में यहाँ पर ये रहेगा और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा K2 A2 अपॉन में डेल्टा T अपॉन L, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट तो सेम है यहाँ पर। तो इन दोनों को जब इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे तो उनके जो थर्मल कंडक्टिविटीज़ का जो अनुपात आएगा K1 अपॉन K2 तो वो आएगा एक तरीके से A2 अपॉन में A1 यहाँ से निकल के आएगा। क्योंकि रोड है तो उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा एक तरीके से यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर होगा और यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर होगा या R2 अपॉन R1 इसका स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और हमें इनका दोनों का रेशो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से ये निकल के आएगा R2 अपॉन R1 यानी कि 4/1। तो इस तरह से हम उनकी थर्मल कंडक्टिविटी का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीट 3.4 into 10 की पावर 5 जूल is given to a piece of ice at 10 की पावर 5 Newton per meter square atmospheric pressure and its volume is decreased by 9 into 10 की पावर -5 meter cube. Calculate the change in internal energy of the ice. एक आइस को हीट दी जाती है तो इसमें कितने जूल हीट दी गई है उसको देख लेते हैं। Q बराबर इसमें दिया हुआ है 3.4 into 10 की पावर 5 जूल। एक इतनी हीट किसी आइस को दी जा रही है और उसमें प्रेशर यहाँ पर कितना है तो वहाँ पर जो किस प्रेशर पे दी जा रही है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर पे यहाँ पर इसको एक तरीके से हीट दी गई है और इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको दी गई है और इसका जो चेंज इन वॉल्यूम हो जाता है डिक्रीज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ये निकल के आता है 9 into 10 की पावर 5 मीटर क्यूब। यहाँ से उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। देन हमें इसकी इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। तो उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज हुआ वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक तरीके से
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यहाँ पर होता है कि जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो दो जगह बढ़ जाती है। एक तो उस बॉडी की उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में एक तरीके से डेल्टा यू, और वर्क करने में डेल्टा डब्लू, या हम कहें कि डेल्टा यू बराबर पी डेल्टा वी, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ पर उसकी इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, तो डेल्टा यू बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो ये तो वॉल्यूम इतना डिक्रीज़ होता है वास्तव में। तो हीट हमने कितनी दी थी यहाँ पर 3.4 इंटू 10 की पावर 5 यहाँ पर हमने दिया था, और प्रेशर कितना है, प्रेशर 10 की पावर 5 है। और यहाँ पर जो डेल्टा वी है, चेंज इन वॉल्यूम है, इसको माइनस लेके चलेंगे क्योंकि ये उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस का 9 इंटू 10 की पावर -5 ये निकल के आता है। जब इसको हम हल करेंगे तो देखते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो उसकी इंटरनल एनर्जी यहाँ से निकल के आएगी 34009 जूल। तो इतनी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऐसे हल कर सकते हैं, और भी बहुत क्वेश्चंस थर्मोडायनामिक्स में बनते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।